बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा जान रहमत बिलाको सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, कौन कौन से ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में। तो ब्लड जो होता है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप होता है। दो चीज़ों में मुश्तमिल होता है। इसकी कंपोजिशन जो होती है, एक सेलुलर पार्ट होता है ब्लड का और दूसरा नॉन सेलुलर पार्ट होता है। सेलुलर पार्ट नाम से जाहिर है सेल। सेलुलर पार्ट ब्लड का सेल पे मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स कहते हैं जिन्हें, और प्लेटलेट जिन्हें हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। जबकि जो ब्लड का नॉन सेलुलर पार्ट पार्ट है वो प्लाज्मा पे मुश्तमिल होता है। अब जो प्लाज्मा होता है ये बेसिकली फ्लूइड पार्ट होता है ब्लड का, अदर देन सेलुलर पार्ट। जो बाकी का फ्लूइड पोर्शन है वो प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा में भी तकरीबन 91% पानी मौजूद होता है और जो बाकी का 9% है वो सॉलिड होता है। अब प्लाज्मा के अंदर ये जो सॉलिड है 9%, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उसमें सबसे पहले आती है प्रोटीन। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन प्रोटीन वगैरह डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स मौजूद होती है। कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनाइन। और कुछ नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं जिसमें नाइट्रोजन मौजूद नहीं होती। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स वगैरह आ सकते हैं जैसे ग्लूकोज, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। कुछ एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं प्लाज्मा के अंदर। एंजाइम्स का काम होता है कि किसी रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देना और उसमें खुद पार्टिसिपेट ना करना। तो अमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है जो स्टार्च की ब्रेकडाउन में इस्तेमाल होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कार्बोनिक एसिड की ब्रेकडाउन में इस्तेमाल होता है। और लाइपेज जो लिपिड की ब्रेकडाउन को स्पीड अप कर देता है। इसी तरीके से पिगमेंट जो है वो मौजूद होता है प्लाज्मा में। बिलीरुबिन जो कि हीमोग्लोबिन का एंड प्रोडक्ट होता है, कि जब हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है बिलीरुबिन। ये भी प्लाज्मा में मौजूद होता है कुछ अमाउंट में। इसके अलावा प्लाज्मा में मौजूद होते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कुछ आयंस जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन वगैरह भी ये प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं ब्लड की प्रॉपर्टीज की, कि ब्लड की क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ब्लड की आती है कलर। कि ब्लड का कलर क्या होता है। ब्लड का कलर बेसिकली रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका कलर रेड होता है। वॉल्यूम, कितनी अमाउंट में ब्लड हमारी बॉडी में पाया जाता है, अगर एक एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 5 लीटर वॉल्यूम जो है वो एक अडल्ट पर्सन में पाया जाता है। मेल और फीमेल की बात करें तो मेल्स में 5 से 5.5 लीटर तक, फीमेल्स में 4.5 4.5 लीटर तक, और जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उसमें तकरीबन 450 ml जो है वो ब्लड पाया जाता है। ब्लड की पीएच की बात करें तो पीएच इसकी होती है अल्कलाइन बेसिक 7.4। न्यूट्रल से थोड़ी सी ऊपर होती है 0.4, यानी कि बेसिक की साइड पे जा रही होती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। यानी अब ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड पानी की निस्बत तकरीबन 5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स भी मौजूद होती हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। इन प्रोटीन्स और रेड ब्लड सेल्स की मौजूदगी की वजह से जो पानी है उससे हमारा ब्लड 5 गुना ज़्यादा विस्कस होता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम ब्लड की टाइप्स के बारे में, ब्लड सेल्स की टाइप्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करेंगे रेड ब्लड सेल को। रेड ब्लड सेल्स बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर मौजूद ऐसे सेल्स होते हैं जो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड से मुराद है इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया भी रेड ब्लड सेल के अंदर मौजूद नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल है, इसने एनर्जी बनानी होती है। लेकिन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, मेच्योर रेड ब्लड सेल्स, उसमें ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो रेड ब्लड सेल अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? तो बेसिकली वो अपनी एनर्जी के लिए प्लाज्मा में मौजूद ग्लूकोज के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस ग्लूकोज से अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं। अब रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरिंग सेल होते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। प्लाज्मा का लाइफ स्पैन, यानी कितने दिन तक ये जिंदा रह सकता है, तो 120 दिन तक प्लाज्मा जो है, सॉरी, रेड ब्लड सेल जो है वो 120 दिन तक जिंदा रह सकता है। उसके बाद जो है वो नए रेड ब्लड सेल बन जाते हैं और पुराने रेड ब्लड सेल्स टूट जाते हैं। अगर हम बात करें न्यूनेट्स की, न्यूनेट्स कहते हैं ऐसे इन्फेंट, ऐसे बच्चे, कह लें कि जो पहले 4 वीक्स होते हैं बर्थ के बाद, पहले 28 दिन कह लें कि 28 दिन तक का जो बच्चा है वो न्यूनेट में आता है। उसकी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसका टाइम पीरियड होता है, उसका लाइफ स्पैन होता है 70 से 90 दिन। 70 से 90 दिन तक एक रेड ब्लड सेल जिंदा रहता है, उसके बाद न्यू रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की अमाउंट कितनी होती है। मेल्स की बात करें तो 1 मिलीमीटर क्यूब में तकरीबन 5.4 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। फीमेल्स में 1 मिलीमीटर क्यूब में 4.7 मिलियन। और इनफैक्ट जो बच्चे होते हैं उसमें
एक मिलीमीटर क्यूब में तकरीबन 6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हैं पहले, कम, पर कम, मिलियन पर कम या मिलीमीटर क्यूब। पर कम लिख लें या मिलीमीटर क्यूब लिख लें, इसका एक ही मतलब है। अब शेप की बात करें तो प्लाज्मा बेसिकली, रेड ब्लड सेल सॉरी, बाइकॉनकेव इन शेप होते हैं, दरमियान से ये डिप्रेस होते हैं यानी पिचके हुए होते हैं, और साइड से ये इसके किनारों से जो होती है ये मोटे होते हैं। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन काट के देखें तो हमें तकरीबन डम्बेल की तरह के ये नजर आते हैं। देखिए, ये एक कंप्लीट प्लाज्मा है, राउंड शेप का होता है, दरमियान से इसकी डिप्रेशन होती है और किनारे इसके थोड़े मोटे होते हैं। यहाँ से अगर इसका क्रॉस सेक्शन लेके देखा जाए तो क्रॉस सेक्शन में देखिए या तो डम्बल शेप दिखाई दे रही है और क्या है, बाइकॉनकेव शेप है। अब रेड ब्लड सेल्स बनते कहाँ से है? तो रेड ब्लड सेल बेसिकली बर्थ से पहले ही बेबी की बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फीटस की बॉडी में ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें फीटस की बॉडी में, वो बेबी जो बर्थ से पहले है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम उसको फीटस कहेंगे। तो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं प्रेगनेंसी में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले 3 मंथ जो होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आते हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में, और सेवन्थ, एट, नाइन्थ मंथ जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आता है। अब पहले ट्राइमेस्टर में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो यॉर्क सैक से बनेंगे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी की बॉडी में लिवर और स्प्लीन से बनेंगे रेड ब्लड सेल्स, और थर्ड ट्राइमेस्टर में बोन मैरो से रेड ब्लड सेल बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद बर्थ के बाद भी टिल डेथ बोन मैरो से ही हमारे रेड ब्लड सेल्स जो है वो बनते रहते हैं। अब 5 साल की उम्र तक जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं वो तमाम बोन्स रेड ब्लड सेल्स बनाती हैं, लेकिन 20 साल की उम्र के बाद जो लॉन्ग बोन्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स बनाना छोड़ देती हैं, और 25 साल की उम्र के बाद जो है सिर्फ हमारी जो मेम्ब्रेनस बोन होती है, जो फ्लैट, जैसे स्टर्नम बोन हो गई, रिब्स हो गई, वर्टिब्री हो गई, ये बोन्स जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स बनाती हैं। इसके अलावा बाकी लॉन्ग बोन्स रेड ब्लड सेल बनाना छोड़ देती हैं 25 साल की उम्र के बाद। अब कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं? तो सबसे पहले तो विटामिन B12 रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, विटामिन C, विटामिन B9 जिसे हम फॉलिक एसिड भी कहते हैं। अच्छा, ये तमाम फैक्टर्स जो है ना, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन B9, ग्लोबिन, ये तमाम फैक्टर्स हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन ज़रूरी होती है आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है, ये हमारी कह लें कि स्टमक में मौजूद होता है, और इसका काम होता है, इसने विटामिन B12 की, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये मौजूद होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर मौजूद नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर जरूरी होता है वो होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होती है हमारी किडनी से। जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो ऑक्सीजन की कमी के नतीजे में हमारी किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करती है। ये एरिथ्रोपोइटिन जाती है हमारे बोन मैरो के पास, और वहां जाके रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की हो रही है कमी, तो सॉरी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, यानी ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए रेड ब्लड सेल्स की कमी हो रही है, तो ये क्या करती है, बोन मैरो के पास जाती है एरिथ्रोपोइटिन और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवा देती है। अब फिजियोलॉजिकल वेरिएशन कौन कौन से फैक्टर्स हैं, या कौन कौन से मतलब कह लें कि कंडीशंस हैं जिस दौरान आरबीसीएस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसके दौरान आरबीसीएस की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा कब होगी? ड्यूरिंग इवनिंग, शाम के वक्त आरबीसीएस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि हमने सारा दिन वर्क किया होता है, फिजिकल एक्टिविटी की होती है, तो हमारे मसल्स जो होते हैं उन्होंने फंक्शन किया होता है। तो मसल्स जब एक्टिव होते हैं, मसल्स जब काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो रेड ब्लड सेल ज़्यादा बनाती है। तो शाम के वक्त क्योंकि हमने सारा दिन काम किया होता है, वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो इस वजह से शाम के वक्त आरबीसीएस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। टेम्परेचर ज़्यादा होने पे आरबीसीएस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। हाई आल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे आरबीसीएस की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आरबीसीएस की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। हाइपोक्सिया, जब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो तब भी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अब वो कंडीशंस जब आरबीसीज की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो सोते हुए जब कोई वर्क नहीं हो रहा होता, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही होती, सुबह सुबह भी कोई ऐसा फिजिकल वर्क नहीं हमने किया हो, तो तब भी आरबीसीज की प्रोडक्शन कम होती है। और एक्सरे, अगर हम बार बार एक्सरे करवाते हैं तो उन रेडिएशंस के नतीजे में भी हमारे रेड ब्लड सेल्स की कमी बॉडी में हो सकती है।
अब आरबीसीज के फंक्शंस क्या हैं? पहला फंक्शन है इसका रेस्पिरेशन, सांस लेने में कैसे हेल्प करता है हमारी बॉडी में। आरबीसीज क्या करते हैं कि हीमोग्लोबिन मौजूद होती है आरबीसीज के अंदर। वो आरबी हीमोग्लोबिन क्या करती है, जब हम सांस लेते हैं, सांस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, वो ऑक्सीजन जाके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है और हीमोग्लोबिन उसके बॉडी के तमाम टिश्यूज को दे देती है। उन टिश्यूज के अंदर अब ये ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज के साथ मिलती है और वहां पे होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के नतीजे में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है रेस्पिरेशन के नतीजे में, वो कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और उस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके वापस से हमारे लंग्स की तरफ चली जाएगी और लंग्स से हमारे बॉडी से बाहर को मूव कर जाएगी। दूसरा काम होता है रेड ब्लड सेल का एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना। हमारे रेड ब्लड सेल में मैंने पहले भी बात की कि हीमोग्लोबिन मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो बफर के तौर पे एक्ट करता है। बफर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी चीज़ की एसिडिटी या बेसिसिटी को रेजिस्ट करते हैं, चेंज नहीं होने देते, ठीक है। जो पीएच को चेंज नहीं होने देते। अगर हम किसी सॉल्यूशन में बफर डालें और उसके बाद उसके अंदर कोई एसिड या बेसिक सब्सटेंस डालें, तो वो उसकी पीएच को चेंज नहीं होने देगा, उतना ही रहने देगा जितनी पहले होगी। तो हीमोग्लोबिन भी बफर के तौर पे काम करता है, इसलिए ये हमारे ब्लड की जो एसिड बेस है बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी में इसके अलावा हमारे ब्लड को विस्कस भी बनाता है हमारे रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल में पाया जाता है और रेड कलर का ये पिगमेंट होता है जो हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। हमारे रेड ब्लड सेल का कलर रेड बेसिकली हीमोग्लोबिन की वजह से होता है और ये क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को लेके जाता है बॉडी के तमाम पार्ट्स में। हीमोग्लोबिन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें तकरीबन 4% हीम होती है, हीम यानी आयरन, और 96% ग्लोबिन होती है। ग्लोबिन होती है प्रोटीन, यानी हमारा हीमोग्लोबिन आयरन और प्रोटीन से बना होता है। नॉर्मल रेंज की बात करें तो मेल में 14 से 16 ग्राम, अगर एक हम 100 ml ब्लड लें तो मेल की बॉडी में 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। फीमेल में 100 ml में 12 से 14 होती है एचपी। और फीटस या न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं उनकी बॉडी में 23 ग्राम पर 100 ml जो है वो हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर उनकी तमाम बोन्स जो होती है, न्यू बोन्स और फीटस में तमाम बोन्स रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस कर रही होती हैं, इसलिए उनकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की तादाद ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की। हम हीमोग्लोबिन तकरीबन 4 चेन्स पे मुश्तमिल होता है। 4 चेन्स में 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स। यहाँ पे डायग्राम में जो पिंक कलर की नजर आ रही है ये 2 अल्फा चेन्स होती हैं और जो ब्लू कलर में नजर आ रही है ये बीटा चेन होती है। हर चेन के सेंटर में मौजूद होता है एक आयरन ग्रुप। अब जब भी ऑक्सीजन आती है तो एक चेन के अंदर जो हीमोग्लोबिन सॉरी आयरन मौजूद है, एक आयरन अपने साथ एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को क्या करता है, अटैच करता है, ठीक है। हर 4 चेन्स होती हैं और हर चेन के पास एक एक आयरन होता है और हर आयरन अपने साथ एक एक ऑक्सीजन को क्या करता है, बाइंड करता है और डिफरेंट टिश्यूज तक लेके जाता है। नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं? प्रोटीन ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन बेसिकली बनी ही प्रोटीन और आयरन से है। तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए ग्लोबिन प्रोटीन ज़रूरी है। मेटल, आयरन, हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है वो आयरन होता है, जो कि मेटल है, वो भी हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। विटामिन B12 ज़रूरी है, विटामिन सी ज़रूरी है, इंट्रिंसिक फैक्टर ज़रूरी है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो जो से फैक्टर रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस के लिए जरूरी थे वो ही फैक्टर्स हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए भी जरूरी होते हैं। अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना। हीमोग्लोबिन का जो आयरन पार्ट होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है और बॉडी के तमाम टिश्यूज को वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। जबकि हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन का पार्ट होता है, प्रोटीन वाला पार्ट होता है, जब वो ऑर्गन्स, वो टिश्यूज ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन में मौजूद जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करता है और तमाम बॉडी टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को दिल की तरफ और दिल से लंग्स की तरफ लेके जाता है और वहां से बॉडी से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड मूव हो जाती है। एसिड बेस बैलेंस, ग्लोबिन मौजूद होने की वजह से जो हमारी हीमोग्लोबिन है वो बफर के तौर पे काम करती है। और बफर क्या करते हैं, एसिड किसी चीज़ की पीएच को चेंज नहीं होने देते। इस तरीके से हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। आयनिक बैलेंस को भी हीमोग्लोबिन मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर। और पिगमेंट, जो हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म के दौरान एंड प्रोडक्ट बिलीरुबिन होता है वो टॉक्सिक होता है, हमारे लिए नुकसानदेह होता है, तो वो क्या होता है, स्टूल के जरिए से बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।